नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जितेंद्र आपके साथ फिर एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। आज का विषय शरद ऋतु जो हमारा सितंबर और अक्टूबर महीना होता है, इसका काफ़ी समय हमारा शरद ऋतु के अंदर आता है। इस मौसम में हमें क्या क्या खाना पीना चाहिए और किस प्रकार रहना चाहिए जिससे हमारे को स्वास्थ्य का लाभ हो। जो फैक्चुअल और टेक्सचुअल और क्लिनिकल अप्रूव्ड जो आयुर्वेदिक नॉलेज है, मैं अपने जीवन की आपके साथ साझा करता हूं। तो कृपया करके सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाली घंटी पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, और जिससे कि आपको ये वीडियो निरंतर रूप से मिलती रहें जो आयुर्वेदिक संहिताओं से या यौगिक साइंस से रिलेटेड आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये शरद ऋतु होती है, इसके अंदर 2 महीनों का संयोग होता है, जैसे कि सितंबर और अक्टूबर। तो सितंबर और अक्टूबर में हमारे को शरद ऋतुचर्या को अपनाना चाहिए जो आयुर्वेदिक संहिताओं के अंदर वर्णन मिलता है। इसके अंदर जो कार्तिक मास आता है और अश्विन मास आता है, 2 मास लिए गए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, और जो श्राद्ध नवरात्र का समय जो वैज्ञानिक तौर से, साइंटिफिक तौर से ऋतु संधि का समय माना जाता है। ऋतु संधि अर्थात 2 ऋतुओं की जोड़। एक गर्मी का मौसम था, अब ये ठंड के मौसम में प्रवेश करते हुए ऋतु होती है जो शरद ऋतु होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्षा और ग्रीष्म ऋतु के समय तो गर्मी होती है और वह ख़त्म होते हुए ठंड को बढ़ाती है, जिसके कारण सही खान पान न होने की वजह से अग्निमंद हो जाता है, जिससे एंजाइम्स और हार्मोन्स की सिक्रीशंस कम हो जाती है। इससे बचने के लिए, जनमानस के स्वास्थ्य के वर्धन के लिए, कि हर व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सके, उसके लिए हम ऋतु संधि के दौरान एक विशेष जो हमारे अनुष्ठान होते हैं, जैसे नवरात्र होते हैं, उनके अंदर हमारे को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और देवी की माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए, पूजा करनी चाहिए उनकी, जिससे कि हमारा ब्रह्मचर्य बना रहे, जिससे हमारे रोगों की लड़ने की शक्ति बनी रहे। और फलाहार के साथ या किसी भी उपवास के माध्यम से हमारे को अपने शरीर के अंदर प्रकाश महाभूत, जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसका हमें पालन करना चाहिए। उपवास कराया जाता है या फलाहार दिया जाता है इस मौसम में, वो इसी चीज़ को देख के दिया जाता है कि जो शरीर में दोष होते हैं वो पूर्ण रूप से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। मन स्थिर हो जाता है जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और एकाग्र होकर मन और स्वास्थ्य की एकाग्रता से, सुदृढ़ता से हमारी इम्यूनिटी बनी रहती है और संपूर्ण स्वास्थ्य हमें मिलता है। आइए अब जानेंगे इस ऋतु में क्या क्या होता है। सामान्यतः इस ऋतु में आकाश में सफ़ेद बादलों से व्याप्त हो जाता है आकाश, और सूर्य तेज किरणों से व्याप्त होता है। सूरज की जो किरणें होती हैं वो एकदम हमें गर्मी का मौसम महसूस कराते हैं। पृथ्वी थोड़ी थोड़ी कीचड़ युक्त हो जाती है। चंद्रमा इसमें बलशाली हो जाता है दोस्तों। चंद्रमा के बलशाली होने के कारण भी और वैसे भी झीलों में तरंगे उठती हैं, दिशाएं निर्मल होती हैं। खेती जो होती है, खेतों के अंदर जो धान होते हैं वो सुशोभित हो जाते हैं, वो सुंदर लगते हैं कि हर खेत में हरियाली होती है लगभग। सितंबर और अक्टूबर में जो ये शरद ऋतु है, इसके दौरान कौन कौन से रोग होने की संभावना रहती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि अग्नि मंद हो जाती है। जब गर्म सर्द होता है तो उसके कारण अग्नि मंद हो जाती है, तो भोजन सही तरह से पचता नहीं है। तो कब्ज, गैस की समस्या या फिर तेजाब की समस्या, अपचन हो जाना, पित्त का प्रकोप हो जाता है। प्राकृतिक जो वर्ण होता है उसमें विकृति हो जाती है। प्राकृतिक वर्ण का मतलब है दोस्तों जो नॉर्मल स्किन की कॉम्प्लेक्शन होती है या जो शरीर जैसा दिखता है उसमें कुछ अंतर आ जाता है। और दूसरा, ओस के कारण श्वास रोग हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, जोड़ों में दर्द हो जाता है। और पित्त के बढ़ने के कारण वात रक्त जो एक दोष है, हमारे रोग हमारे आयुर्वेद में वर्णन है, जैसा कि उसका संयोग हम बिठाएं तो यूरिक एसिड से बैठता है। और जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो इसमें पथ्य का क्या सेवन करना चाहिए हमें आहार विहार के रूप में, वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। हमें नीम जैसे जो तिक्त पदार्थ होने चाहिए उनका भी सेवन करना चाहिए, और मधुर और कषाय द्रव्यों का भी सेवन करना चाहिए। जो मीठे पदार्थ होते हैं उनका भी सेवन करना चाहिए, और जो कषाय द्रव्य होते हैं उनका भी सेवन करना चाहिए। शाली चावल जो होते हैं उनका सेवन करना चाहिए हमें। गेहूँ, जो हमें खाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दूध, खोआ, मलाई,
शक्कर, राब का सेवन करना चाहिए। शाक में, सब्जियों में परवल, आंवला, मुनक्का, फलों का सेवन, जो मौसम के अनुसार जो हमें फल मिलते हैं उसका हमें सेवन करना चाहिए। मधु, शर्करा, इनका सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, आयुर्वेद संहिताओं के अंदर हंसोदक जल शरद ऋतु में पीने के लिए बताया गया है। हंसोदक जल वो होता है जो सूर्य की किरणों से तप्त और चंद्रमा की किरणों से शीतल किया हुआ हो, जो सूरज की किरणों से और चंद्रमा की किरणों से जिसको शुद्ध किया गया हो, वो हंस के समान साफ, या जो ऐसे जल को हंस पीते हैं उस जल को पीने का, नहाने के लिए इस्तेमाल करने का और अपने आम जीवन में उस जल का इस्तेमाल करना शरद ऋतु में बताया गया है। तो अब हम बात करेंगे विहार का। हमें शरद ऋतु में किस प्रकार रहना चाहिए। आयुर्वेदिक संहिताओं में इसका वर्णन मिलता है कि हमें माला धारण करनी चाहिए। मोतियों की जो माला होती है या जो इस समय के जो पुष्प होते हैं उनकी साफ पुष्पों की माला धारण करनी चाहिए। साफ़ सुथरे कपड़े धारण करने चाहिए। हमें मैले कपड़े उसमें नहीं पहनने चाहिए। रात्रि के प्रथम पहर में चंद्रमा की किरणों का सेवन करना चाहिए। 8 से 10 के आसपास या 7 बजे से लेकर अगर चंद्रमा दिखते हैं तो आपको उसके समय से आपको चंद्रमा की किरणों का सेवन करना चाहिए, जिससे आपके शरीर में शीतलता आए, जो आपके शरीर का इस शरद ऋतु में पित्त बढ़ता है उसको शांति मिले। तो दोस्तों, साफ़ सुथरे कपड़े, जैसे हमने बताया कि आपको मैले कपड़े तो किसी भी ऋतु में नहीं पहनने चाहिए, लेकिन इस ऋतु में एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा बिना धोए हुए नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उससे स्किन डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। जो विहार के अंदर ये एक मुख्य बिंदु है कि आपको चंद्रमा का जो दर्शन है वो लाभकारी होता है, जो प्रथम पहर होता है रात्रि का। और चूने से पुता हुआ जो छत होती है उस पर हमें बैठना चाहिए। और आसन और क्रिया जो हमें इस मौसम में करनी चाहिए, जो आसन और क्रिया हैं, विरेचन क्रिया, रक्त मोक्षण क्रिया या जलोकावचारण जो पित्त की शांति करती है, ऐसे हमारे को क्रियाएं, आयुर्वेदिक क्रियाओं का प्रयोग इस ऋतु में करना चाहिए। सूर्य नमस्कार और शंख प्रक्षालन जो योग हैं, जो हमारे अनुलोम विलोम हैं, प्राणायाम वगैरह वो करने चाहिए, लेकिन सूर्य भेदी हमें कम करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का पित्त इसमें बढ़ा हुआ होता है। हरड़ या त्रिफला का सेवन शक्कर के साथ हमारे को करना चाहिए। अपथ्य का जो क्या हमें सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या विहार हमें नहीं करना चाहिए। हमें धूप का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, धूप से बचना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि वो हमारी पित्त को बढ़ाता है। और दिन में हमारे को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे दिन में सोने से हमारे जो एंजाइम्स, हमारे जो हार्मोन सिक्रीशंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसके कारण हमें अग्निमंद हो जाता है, हमें अपच रोग हो जाता है। पूर्वी वायु का सेवन आयुर्वेद में मना किया है। अगर पूर्व दिशा से चलने वाली वायु है तो उस वायु का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। आहार के रूप में अनूप मांस सेवन, जो मछली मांस होता है वो हमें इस मौसम में नहीं करना चाहिए। क्षार, वसा, तेल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। भरपेट हमारे को भोजन नहीं खाना चाहिए, जितना भूख हो उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। भारी भोजन हमें नहीं खाना चाहिए। शराब का सेवन, दही का सेवन इस मौसम में पूर्ण रूप से वर्जित बताया गया है, क्योंकि इस ऋतु में पित्त का प्रकोप बढ़ा हुआ होता है, और पित्त के बढ़ने के कारण पित्त से संबंधित रोग या पित्त और रोगों को मिलकर और दोषों को मिलाकर रोग पैदा कर देता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को सुनकर कैसा लगा, प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके तरफ मैं लाता रहूं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।